जी, अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं वो जो एक डिमार्केशन की मैंने वीडियो बनाई थी, उसको ओवरनाइट काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ में मिले और उस पे काफ़ी कमेंट्स लोगों ने पूछे, मुझे मैसेजेस आए कि जी हम ये तो आपने बता दिया कि डिमार्केशन कैसे कराते हैं। अब हमारी ज़मीन पे पोजेसन हो चुकी है, डिमार्केशन हमने कराई, हमने वहाँ पे डीसी से एविक्शन नोटिस भी करवाया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम किस तरीके से इसको अदालत के थ्रू परस्यू कर सकते हैं? तो देखिए, अदालत के थ्रू परस्यू करना एक बहुत एक आप समझ लें स्पीडी और एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डेवलप हो चुका हुआ है थ्रू इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। ये जो एक्ट है, अगर आपकी ज़मीन पे, आपकी प्रॉपर्टी पे किसी का कब्ज़ा हो चुका है, कोई बंदा काबिज़ है वहाँ पे और वो वहाँ का राइटफुल ओनर नहीं है। अच्छा, इसमें 2 कैटेगरीज़ आती हैं, ये बड़ी वाइड सेंस में यूज़ होता है इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट। ये सीधा सेशंस कोर्ट में ट्राई होता है। इसका ट्रायल वहाँ पे जाता है, समरी ट्रायल्स हैं इसके, और इसमें जो है वो कोर्ट समझ लें आपकी जो है वो तमाम मामलात को देखती है, और आपके इसमें जो आपको बात जो एक लेमैन के पता करने वाली है वो ये है कि पहले तो आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिस पे आपका कब्ज़ा होना चाहिए। उस कब्ज़े को किसी दूसरे बंदे ने कब्ज़ा अगर आपसे आके छीन लिया तो ही इज़ इल्लीगल डिस्पोजेसर। अब जो डिस्पोजेसर की डेफिनेशन में आता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 में उनकी डेफिनेशन दी गई हैं। वो उस डेफिनेशन में जब जैसे ही आएगा फॉल करेगा और आप अपने कोर्ट को सेटिस्फाई कर देंगे, तो कोर्ट एक बड़ी समरी प्रोसीडिंग्स में एक तो पुलिस को ये पावर दे, कोर्ट को ये पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि आप जो डिस्पोजेसर है उसको अरेस्ट कर लें। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। वो सेशन और ये जो ट्राई होती हैं, ये सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को ट्राई करते हैं। एडिशनल सेशन जज जिनको हम कहते हैं, सेशन कोर्ट में ट्रायल होती हैं, सिविल कोर्ट में नहीं होती, हायर कोर्ट में अप्लाई मतलब होती हैं। ये डायरेक्ट वहाँ पे इस्तखासा जाता है। दूसरा, ये कोर्ट के पास पावर है कि वो पुलिस अफसर को डायरेक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आप जो डिस्पोजेसर है उसको अरेस्ट कर ले। और दूसरा ये कि जो मुतलका थाना है वहाँ से और रेवेन्यू वालों से रिपोर्ट मंगवा सकती है अबाउट द पोजेशन एंड द जो पोजेसन स्टेटस होता है प्रॉपर्टी का, उसकी रिपोर्ट मंगवा सकती है। तो बेसिकली जो बात इसमें बताने वाली है वो ये है कि जो डिस्पोजेशन एक्ट 2005 है, काफ़ी वाज़ेह है इस बात में। अगर कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी पे काबिज़ है और वहाँ पे कब्ज़ा करके पोजेसन ले चुका है, आपसे छीन चुका है, तो उसको अब इसमें 2 कैटेगरी वाले बंदों को कवर करता है ये एक्ट। एक तो ऑक्यूपायर होता है और एक ओनर होता है। अगर आप ओनर हैं, दैट इज़ इक्वली गुड। अगर आप ऑक्यूपायर हैं फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तो आप फिर भी आपकी ऑक्यूपेशन वहाँ पे अगर इस्टेब्लिश हो गई और आप वहाँ की पोजेसन में हैं, वंस योर पोजेशन इज एस्टेब्लिश, दैट मीन्स नो वन कैन डिस्पोजेस यू विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर। और अगर आपकी फ़र्ज़ करें आपके टाइटल में थोड़ा सा इशू है, मगर आपकी ऑक्यूपेंसी वहाँ पे है, आप पिछले 10 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, कोई बंदा आके आपको उठा के वहाँ से बाहर फेंक देता है, अनलेस ही इज़ द ओनर, आप इलीगल डिस्पोजेशन का सेक्शन 3 और 4 का दावा कर सकते हैं। सेशन कोर्ट में इस्तखासा की फॉर्म में होता है। ये सिंपल, आपने कंप्लेंट लिखनी है, अपने वकील को आपने इंगेज करना है, वकील साहब से कंप्लेंट लिखवा के आपने वहाँ पे फाइल कर देनी है। उसकी जो है आपकी उसमें इंपॉर्टेंट जो प्रोसीजर अगर आपको थोड़ा सा बता दूँ वकला के लिए, कि उसमें ये होता है कि आप जब उसमें दावा करते हैं, इस्तखासा करते हैं, तो आपको जो कोर्ट है वो कंप्लेनेंट को बुलाता है, कंप्लेनेंट का बयान रिकॉर्ड होता है, आपकी तरफ से विटनेस आते हैं, एटलीस्ट 2 या 3 विटनेसेस हम कराते होते हैं इसमें रिकॉर्ड। वो 2 या 3 विटनेसेस की जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, और वो आपकी वो ज़ाहिर बात है उनके एफिडेविट साथ रखते हैं। वो आपके जो मौक़िफ़ होता है, जो आपने पूरी कंप्लेंट बनाई है, प्लेंट आपने बनाई है, उस प्लेंट के हिसाब से, उस पिटिशन के हिसाब से आपकी वो उसको वेरीफाई करना चाहिए। वंस यू डू दैट, आपने फिर कोर्ट ने उसको एडमिट करना है, डिसमिस करना है। अगर कोर्ट उसको एडमिट कर लेती है दावे को, जो नॉर्मली हो जाता है अगर आपकी पोजीशन इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो फिर कोर्ट दूसरा जो आपका जो रिस्पोंडेंट है उसको कॉल, पहले इससे पहले वो कोर्ट जो है पुलिस, जो मुतलका थाना है वहाँ से पुलिस की रिपोर्ट मंगवाएगी पोजीशन के हिसाब से। तो जो आपका थानेदार है वो वहाँ पे थानेदार आपका आके मौका विजिट करेगा, आपको बुलाएगा, दोनों पार्टियों को, उनका बयान रिकॉर्ड करेगा, एक रिपोर्ट बना के वहाँ पे दे देगा। और वो जब रिपोर्ट पेश हो जाती है, तहसीलदार की रिपोर्ट भी मंगवा ली जाती है, तहसीलदार की रिपोर्ट में भी ओनरशिप इस्टेब्लिश हो जाती है। वंस ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्यूपेंसी और ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज एस्टेब्लिश, एंड once the procedure of the police investigation gets completed, then the court will take cognizance, और वहाँ पे वो जो रिस्पोंडेंट होता है वो उसको कॉल अप करेगी, कोर्ट कॉल अप करेगी, उसको कॉल अप करके उनको भी जो है वो उनके बयान रिकॉर्ड होगा, बयान रिकॉर्ड होकर उनको कहेगा आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बताएं कि आप किस तरीके से यहाँ के आपने कब्ज़ा लिया। सिर्फ कोर्ट ने ये चीज़ देखनी है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3-4 का दावा होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 4-5 के तहत आती है, तहसीलदार पुलिस की, ये सारा
प्रोसीजर कंप्लीट होता है, फिर कंप्लेनेंट को एडमिट बुलाया जाता है, समन किया जाता है, वो समन हो जाता है, तो फिर कोर्ट के पास एक बड़ी आप समझ लें कि जो मुद्दई है या जो कंप्लेनेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी और वाइड पावर है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग जो है पुश करते हैं कि जब हमें वो लेके दें, वो होता है सेक्शन 7 का रिलीफ ऑफ द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। सेक्शन 7 का रिलीफ जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रिलीफ है जिसकी बेसिस पे आपका पूरा कोर्ट, और अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग्स इन अ पैरेलल कोर्ट चल रही हैं, वो पूरी की पूरी जो है वो अपसेट हो सकती हैं, और पूरी की पूरी आप समझ लें ये एक वो बारूद है जो आपने अपने टैंक में भर के जब लोड करके फेंक दिया तो ये दूसरा जो दुश्मन है उसको अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर लें कि आपकी प्रॉपर्टी थी, यू वर द ऑक्यूपेंट, यू वर द लीगल ओनर, आपको डिस्पोसेस किया गया, विच दिस स्टेटमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 3 विटनेसेस एंड द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस एंड तहसीलदार, तो आप सेक्शन 7 का जो रिलीफ है वो आप मांग सकते हैं। सेक्शन 7 का रिलीफ इंटरिम रिलीफ काउंट होता है और इसमें आपको पोजेशन दे दी जाती है लैंड की, और कोर्ट कहता है जब तक ये मामला चल रहा है तब तक हम आपकी पोजेशन सेक्शन 7 के तहत आप इनको दे दें, क्योंकि इनका नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका मटेरियल पड़ा वहाँ पे कोई इशू हो रहा है, वो कहते हैं तो कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा कि जी क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्ड को ऑर्डर करेगा कि क्योंकि आपने इनसे कब्ज़ा छीना, सेक्शन 7 का रिलीफ ये है कि आपको कोर्ट को पावर है कि कोर्ट कह दे कि जी आप ये वाला कब्ज़ा इनको वापस करें कंप्लेनेंट को सेक्शन 7 के तहत बड़ी मुश्किल से, लेकिन केसेस ऐसे हमने किए हैं जिसमें कब्ज़ा वापस मिल जाता है, कोर्ट दे देती है कि आप कब्ज़ा ले लें, मज़ीद कोर्ट जब डिसाइड करेगा तो उसको फाइनलिटी मिलेगी। तो ये इंटरिम रिलीफ सेक्शन 7 का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया होगा, वो कब्ज़ा आपको मिल जाता है इनिशियली। अच्छा, उसके बाद आप कोर्ट से फर्दर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो रिस्पॉन्डेंट जो है इसमें हमें तंग कर रहा है, हमें कब्ज़े के लिए इंटरफेरेंस कर रहा है, तो कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट कर सकती है कि आप काइंडली रिस्पॉन्डेंट को जो है वो यू शुड टेक इनटू कस्टडी, उसको अरेस्ट करें रिस्पॉन्डेंट को, और कब्ज़ा इनको कंप्लेनेंट का एस्टैब्लिश करके दें वहाँ पे, और उनकी पूरी जो है तामील की रिपोर्ट हमें ला के दें। वो नक्शा वगैरह साथ अटैच करके आपने उसकी तामील की रिपोर्ट भी मिल जाती है पुलिस की तरफ से। और ये अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो चुका है, डिमार्केशन हो चुकी है, तमाम प्रोसीजर आपके पास है, तहसीलदार की रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट, गवाहान आपके पास है, सेक्शन 7 का रिलीफ आप इनिशियली आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप ये सारा प्रोसीजर के बाद आपका अगर वो सेक्शन 7 का रिलीफ आपको मिल जाए तो आपका जो नॉर्मल है वो क्रॉस एग्जामिनेशन, वो तमाम चीज़ें होएंगी, प्रोसीजर आपका उसी तरीके से चलेगा। समरी ट्रायल है लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें भी लग जाता है, 5-1 महीने लग जाते हैं। वो अगर आप करते हैं, इसमें हर पेशी पे जो रिस्पॉन्डेंट है वंस द केस इज एडमिटेड उसको आना भी पड़ता है, तो ज़रा फौजदारी नेचर का केस है, जो हमारे कंप्लेनेंट है वो इस पर खुश होते हैं कि जो आप दूसरे बंदे को हर चीज़ पे बुलाएं और वो उसको आना चाहिए, उसकी पेशी हो, फिर उसको ज़ाहिर बात है उसकी चिरा होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, फिर उसकी फाइनलिटी कोर्ट की ऑर्डर की होती है। लेकिन सेक्शन 7 का रिलीफ आपको एक इन अ स्पीडी मैनर आपको मिल जाता है अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा है। तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत आपकी प्रॉपर्टी का ना सिर्फ कब्ज़ा आपको वापस मिलता है बल्कि कोर्ट का डिसीजन आने से पहले प्री डिसीजन आपको एक इंटरिम रिलीफ सेक्शन 7 की फॉर्म में आपको बहुत बड़ी वाइड पावर दी गई है बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट कि वो आपको उसमें कब्ज़ा इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप अपना कब्ज़ा को रिस्टोर करवा सकते हैं और एक इन अ स्पीडी मैनर आप अदालतों के थ्रू इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। थैंक यू।